अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जंडस। जंडस बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। वो हमारे रेड ब्लड सेल के टूटने से बनता है। और रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है, बेसिकली उसके टूटने से बिलिरुबिन बनता है। और अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसको हम जंडस कहते हैं। अब वो ज़्यादा क्यों होता है और इससे रिलेटेड और कौन से प्रॉब्लम हैं, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि जब कभी ये बिलिरुबिन या जिसको हम बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाए, जिसको हम जंडस कहते हैं, इसको आम ज़बान में पीला जरकान भी कहते हैं। और ये जो पीला जरकान है, ये जो है हमारे जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हमारे रेड ब्लड सेल ज़्यादा टूटते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या हमारा लीवर डैमेज हो जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये इसकी जो जो काजेज़ हैं और जो इसका मैकेनिज़्म है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं इनकी जो लाइफ है वो 120 दिन होती है। और जब ये इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो ये ओल्ड हो जाते हैं। और हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो इनको इंगल्फ करते हैं और इसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। अब हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, ग्लोबिन और हीम। अब जो ग्लोबिन है वो क्योंकि प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाएगी और वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर रीयूज हो जाएगी। इसमें जो हीम बाकी जो पोर्शन बचेगा उसमें से आयरन सेपरेट हो जाता है। और जो ग्लोबिन और आयरन ये हमारी बॉडी में रीयूज हो जाते हैं। और जो हीम है ये हीम आगे प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट होता है जब आयरन इसमें से निकल जाता है, और वो बिलीवर्डन बन जाता है। बिलीवर्डन जो है ये ग्रीन कलर की होती है। अब बिलीवर्डन जो है आगे कन्वर्ट हो जाती है बिलिरुबिन में। जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये याद याद रखें कि ऐसे बैक्टीरिया जो अल्फा हेमोलिसिस करते हैं, मतलब आरबीसी की इनकम्प्लीट हेमोलिसिस करते हैं, वो ब्लड एगर पे ग्रीन जोन बनाते हैं। और जो कंप्लीट हेमोलिसिस करते हैं जिसमें बिलिरुबिन बनती है वो क्लियर जोन बनाते हैं। ये वैसे मतलब इसका जो है ना उसके साथ भी लिंक है। अब क्या है कि बिलिरुबिन हमारी ये ब्लड में आ जाएगी, ये अल्ब्यूमिन के साथ अल्ब्यूमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, सर्कुलेट करेगी और ये लीवर में चली जाएगी। जब लीवर में जाएगी तो इसकी ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होती है, तो ये बिलिरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड बनाती है। एक और ग्लूकुरोनिक एसिड इसके साथ अटैच होता है जिसको हम बिलिरुबिन डाई ग्लूकुरोनाइड कहते हैं। अब ये जो बिलिरुबिन थी जो अभी ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ नहीं मिली थी उसको हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। जो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिल गई है इसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। अब ये जो है ना ये बाइल बिलियरी ट्री के जरिए हमारी इंटेस्टाइन में आ जाएगी और इंटेस्टाइन से इसका कुछ पोर्शन स्टूल में एक्सक्रीट हो जाएगा और बाकी जो पोर्शन है इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में जब जाएगा तो ये किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में। अब जो मेन चीज़ है जो हम जो जंडस को डिटरमिन कराती है वो है हमारा लीवर। अगर लीवर में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं करेगा और बिलिरुबिन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, इसको कहेंगे हिपैटिक जंडस। और अगर लीवर से पहले का प्रॉब्लम है, मतलब आरबीसी ज़्यादा टूट रहे हैं या किसी वजह से और कोई ऐसी वजह है, उनमें सबसे बड़ी वजह यही है कि आरबीसी किसी वजह से टूटेंगे। ये हम इसकी काज आगे डिस्कस करते हैं। इसको हम कहेंगे प्री हिपैटिक जेंडस। अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो इसको कहेंगे हिपैटिक जेंडस। और अगर लीवर के बाद लीवर ने कॉन्जुगेट कर दिया लेकिन एक्सक्रीट आउट सही नहीं किया या आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसको कहेंगे पोस्ट हिपैटिक जेंडस। अब जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। हीमोरेटिक एनीमिया का क्या रोल है, इम्पेयर्ड अपटेक हो सकती है लीवर से, रिड्यूस्ड ये जो ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट हो सकती है कि बिलिरुबिन प्रॉपर्ली लीवर के सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ना रही हो, या इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन हो सकती है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। ये वाटर इंसॉल्युबल होती है, किडनी से पास नहीं हो सकती, इसलिए यूरिन में नहीं आती। वरना इसको क्या ज़रूरत थी, जब ब्लड में आ गई है तो ये किडनी से ही एक्सक्रीट हो जाती। इसको कॉन्जुगेशन की ज़रूरत होती है, इंटेस्टाइन से भी फिर एक्सक्रीट हो जाती है और फिर ब्लड से भी। इसी तरह जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल होती है, इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, किडनी से पास हो सकती है और यूरिन में आती है। अब एक चीज़ इसमें आपने ये याद रखनी है कि इसको क्योंकि ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ नहीं मिली होती इसलिए इसको अनकॉन्जुगेटेड, और ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिली होती है इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही केमिकल से टेस्ट नहीं होती, जब हम इसका टेस्ट करते हैं
और डायरेक्ट के लिए हम एक ही केमिकल यूज़ करके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो इसकी डिटेक्शन है वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो हिपैटिक जो सिस्टम है, जंडस का इसके साथ क्या ताल्लुक है? अगर वो लीवर से पहले के प्रॉब्लम है, उसमें हीमोलिटिक एनीमिया आ सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस है, इम्यून हेमोलिसिस है, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, स्फीरोसाइटोसिस है, जितने भी कंजेनिटल ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से आरबीसी हमारे टूटते हैं, उसकी वजह से प्री हिपैटिक जंडस हो सकता है, डिसइरिथ्रोपोसिस की वजह से भी। इसी तरह जो हिपैटिक प्रॉब्लम्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इम्पेयर्ड अपटेक, कि हमारे जो हिपैटोसाइट्स हैं वो बिलिरुबिन को अपटेक ही ना करें। वो किस वजह से? हिपैटोसेलुलर इंजरी की वजह से, ड्रग्स की वजह से, अगर कोई बच्चा न्यू बॉर्न है उसमें भी प्रॉपरली इनटेक नहीं होता। रिड्यूस ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी की वजह से न्यू बॉर्न में, जिल्बर्ट सिंड्रोम में, क्रिगलर निजार सिंड्रोम में, इसकी जो हमारा यूडीपीजीटी भी कहते हैं, इसका पूरा नाम यूरोडीन डाइफास्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज या ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं, उसकी एक्टिविटी अगर कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इम्पेयर ट्रांसपोर्ट, अगर लीवर के अंदर जो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो बिलिरुबिन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं, अगर वो ना हो तो उसकी वजह से भी हिपैटिक जंडस हो सकता है। हिपैटोसेलुलर इंजरी है, टॉक्सिन्स हैं, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम है और रोटर सिंड्रोम है। अब इम्पेयर सिक्रेशन, अब कॉन्जुगेशन हो गई है लेकिन प्रॉपरली सेल से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो इसमें जो इसकी जो काज है हिपैटोसेलुलर इंजरी है, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं और प्रेगनेंसी है। बाकी जो पोस्ट हिपैटिक काजेज हैं उसमें एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर हमारे बिलियरी सिस्टम में कहीं पे भी रुकावट है किसी भी वजह से, वो बिलियरी एट्रेजिया हो सकता है, उसमें कैंसर मास हो सकता है, उसमें किसी किस्म की स्टोन हो सकती है, उसकी वजह से पोस्ट हिपैटिक जंडस होगा, क्योंकि बिलिरुबिन लीवर से बन जाएगी लेकिन आगे प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका कंपैरिजन। प्री हिपैटिक जंडस, इसको हिमोलिटिक जंडस भी कहते हैं, हिपैटिक जंडस हिपैटोसेलुलर जंडस होता है और पोस्ट हिपैटिक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस कहते हैं। अब इसकी काज क्या होती है? एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगी, इसमें लीवर डैमेज होगा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी। टाइप ऑफ बिलिरुबिन, क्योंकि ये लीवर में आने से पहले है इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी, इसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों ज़्यादा हो सकते हैं। पोस्ट हिपैटिक में हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी। यूरिन में एक्सक्रीशन इसकी जो है ना ज़्यादा होगी, क्योंकि प्री हिपैटिक में आरबीसी ज़्यादा टूट रहे होंगे, लीवर और इसका रास्ता तो ठीक है ना, इसलिए लीवर अपना काम ज़्यादा करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगी, यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीटेड होगी। हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में डिक्रीज हो जाएगी। फीकल एक्सक्रीशन में ये वैसे होगा यूरिन की तरह, क्योंकि कॉन्जुगेट होगी तो यूरिन में जाएगी ना। अगर प्री प्री हिपैटिक में लीवर और ये सिस्टम ठीक है तो इसलिए एक्सक्रीशन भी उसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह एक्सक्रीशन हिपैटिक में और पोस्ट हिपैटिक में कम होगी। वेंडनबर्ग रिएक्शन जो है ये उसको चेक करने का है, वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव आएगा, इसमें बाइफेजिक होता है, इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लीवर फंक्शन प्री हिपैटिक में नॉर्मल होंगे, हिपैटिक में अब नॉर्मल होंगे, पोस्ट हिपैटिक में एक्सेजरेटेड होंगे, मतलब इसमें प्रॉब्लम आएंगे। ब्लड पिक्चर, हिमोलिटिक में अनीमिया होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस होगी, अब नॉर्मल आरबीसी होंगे। जबकि हिपैटिक जॉन्डिस में दोनों पोस्ट में भी ब्लड पिक्चर नॉर्मल होगी। प्लाज्मा अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो इसमें नॉर्मल होगी, इसमें इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और पोस्ट हिपैटिक में नॉर्मल होगी। हेमरेजिक टेंडेंसी, तो मतलब बंदे के अंदर ब्लीडिंग की टेंडेंसी प्री हिपैटिक में नहीं होगी क्योंकि लीवर ठीक है, हिपैटिक में ज़्यादा होगी क्योंकि मतलब ब्लीडिंग की, क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर, वो लीवर के डैमेज होने की वजह से नहीं बन रहे होंगे। इस तरह पोस्ट हिपैटिक में भी लीवर की एक्टिविटी मुतासर होती है, मतलब एल एफ टीज इसमें अब नॉर्मल होंगे। तो ये आज का लेक्चर है, इसको अच्छी तरह समझें, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। एक तो ये हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म को भी, लीवर के फंक्शंस को भी, इसमें आपको जंडस भी क्लियर हो जाएगा। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम, सिरोसिस वगैरह हो जाती है या और प्रॉब्लम आते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर कोई बिलियरी ट्री में, बाइल डक्ट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तब भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं, और अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम बिलिरुबिन एस्टिमेशन उस पर हम अलग लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।